बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट और साइकिल, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियोस फराहम की जाती हैं साइकोलॉजी और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं हूँ आप लोगों की एथिकल कोर्स ऑफ कंडक्ट की कोर्स इंस्ट्रक्टर माई सेल्फ अशल नईम। आज का हम लोगों का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 और ये हमारे इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है, जिसका टाइटल है एथिकल स्टैंडर्ड्स इन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कि वो कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मेंटेन रखना चाहिए, जिसको हर साइकोलॉजिस्ट को फॉलो करना चाहिए। इन 4 केसेस में, इन 4 लेक्चर्स में आपको एक ही चीज़ पढ़ाई गई है कि आप लोगों ने किस तरह से अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने एथिक्स को, अपने कोड्स को, एप्लीकेशन जिसकी क्या है, इन्हीं के ऊपर जोर दिया गया है। क्यों? ताकि ये चीज़ आप लोगों के लिए पक्की हो जाए और आप लोग इन्हीं चीज़, जब आप कभी कहीं पे भी जॉब कर रहे हों, आप कहीं पे भी कोई सेशन कंडक्ट कर रहे हों, थेरेपी कंडक्ट कर रहे हों, तो आपको कहीं ना कहीं ये किसी न किसी तरीके से ये कुछ चीज़ें याद रह जाएं, ताकि आप एक अच्छे तरीके से अपने सेशंस को परफॉर्म दे सकें। इसके की कॉन्सेप्ट क्या हैं? इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, प्रोफेशनल बाउंड्रीज, अवॉइडिंग हार्म, एथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस। ये इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं। ये वो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, जिसको आपको मेंटेन रखना है। इनको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड्स इन साइकोलॉजी इनकम्पास अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दैट साइकोलॉजिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इन देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। कि एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं साइकोलॉजी में, कि ये वो कहते हैं असूल हैं और तरीके हैं जो कि हर साइकोलॉजिस्ट से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो इसको फॉलो करें अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में। कौन कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोग फील्ड में ऑब्ज़र्व करते हैं? सबसे पहले इन्फॉर्म कॉन्सेंट। इन्फॉर्म कॉन्सेंट सबसे अहम और सबसे पहला और सबसे अहम काम है जो कि साइकोलॉजिस्ट के ज़िम्मे होता है। साइकोलॉजिस्ट मस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्म कॉन्सेंट फ्रॉम क्लाइंट बिफोर इनिशिएटिंग एनी असेसमेंट। कि कोई भी असेसमेंट, कोई भी थेरेपी, कोई भी सेशन कंडक्ट करने से पहले आपको उससे इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेना पड़ता है। आपको उनसे This involves providing clients with relevant information about purpose, procedure, risk, benefits, and alternatives to participation, and ensuring that they have the capacity to understand and make voluntary decisions. जिसमें आप उनको बताते हैं कि आपका प्रोसीजर क्या होगा, रिस्क क्या होंगे, बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, उनके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, आपकी पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप उनसे इन्फॉर्म कंसेंट में लेते हैं। और आप उनसे कहते हैं कि आप वो उसके ऊपर एक कुछ तो ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर इन्फॉर्म कंसेंट वर्बली लिया जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी, और ये एक प्रैक्टिस है कि इन्फॉर्म कंसेंट आप उनसे रिटर्न में लेते हैं। आप उनसे एक सिग्नेचर ले लेते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से एज अ वॉलंटियरली इन सेशन, इन थेरेपीज़ या इस रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सबसे अहम काम है जो कि साइकोलॉजिस्ट को अपनी सारी ज़िंदगी उसकी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि उसने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करना। उसने कॉन्फिडेंशियलिटी, बेशक वो वर्बली है, बेशक वो रिटर्न है, उसने उस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। साइकोलॉजिस्ट मस्ट प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशंस, assessment results and therapy records. They should only disclose confidential information with the client explicit consent or as required by law or ethical guidelines. कि सिर्फ अगर उस क्लाइंट की इजाज़त है कि आप ये बात मेरे फ़लाँ दोस्त, मेरे फ़लाँ घर वाले को बता सकते हैं, तभी आप बता सकते हैं, वरना आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उसकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को दें। और अगर किसी कोई लॉ और एथिकल ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके कंसेंट के साथ या असूल के साथ आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट उसके नाम के बगैर, उसकी आइडेंटिटी को हाइड करते हुए। ये सबसे अहम काम है, कॉन्फिडेंशियलिटी है। इसको बहुत, आप किसी भी जगह पे कोई भी एग्जांपल कोट कर रहे हैं, यू हैव नो राइट कि आप उसका नाम लेके बताएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके सामने अगर 10 लोग बैठे हैं तो क्या पता उसमें से कोई एक उसको जानता हो। इसलिए कभी भी किसी की भी अगर आपने एग्जांपल देनी भी है तो आप उसकी आइडेंटिटी को हाइड करते हुए एग्जांपल देंगे। कॉम्पिटेंस।
Psychologists must maintain high standards of competence in their professional activities, including assessment, therapy, research, and supervision. They should only provide services within the boundaries of their competence and seek consultation or referrals when necessary. कॉम्पिटेंस बहुत ज़रूरी है कोई भी असेसमेंट, रिसर्च या थेरेपी के लिए। ये चीज़ है जो हम लोग शुरू से इन 4 टॉपिक्स में हमने सिर्फ उसको पढ़ा है, कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस। क्या आपने बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए जो भी अपनी सर्विसेज देनी है वो देनी है, जो भी कंसल्टेशन है, जो भी रेफरेंसेस हैं उनको अगर ज़रूरी है तो ठीक है, वरना आपने अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए अपनी सारी थेरेपी सेशंस रिसर्च को परफॉर्म करना है। इंटीग्रिटी। Psychologists must be honest, truthful, and transparent in their professional interactions and representations. They should avoid engaging in deceptive partner practices such as falsifying data or credentials and strive to uphold the integrity of profession. इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है, आपकी होनेस्टी, सच बोलना, आपकी ट्रांसपेरेंसी, कि आपकी किसी भी बात के अंदर झूठ ना हो, कोई भी आप उसमें गलत बयानी से काम ना लें या बाइस ना हो जाएं। कोई आपका ऐसा क्लाइंट है जो आपके किसी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से आया, तो आप उसके लिए आपके पास उसके लिए सेपरेट गाइडलाइंस हों और जो बाकी लोग हैं उनके लिए सेपरेट गाइडलाइंस हों। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग डाटा को, जो डाटा है हमारे पास, हम लोग उसी को मेंटेन करें, उसमें कोई भी चीज़ अपने से ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब आप एक प्रोफेशन में काम करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास उसी तरीक़ा के, आपके तर्ज़ के, आपकी सोच समझ के और वही लोग आएँ जो कि आप चाहते हैं। डाइवर्सिटी हो सकती है, डिफरेंट मज़हब के लोग भी आ सकते हैं आपके पास, डिफरेंट रेसिस के लोग भी आ सकते हैं आपके पास। तो आपने डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं है कि अगर आपके पास एक ईसाई आया है तो आप उसको इस्लाम की एग्जाम्पल्स दे के समझाएं। आपने उसके मज़हब के अकॉर्डिंग उसको गाइड करना है। साइकोलॉजिस्ट मस्ट रिस्पेक्ट द डिग्निटी, वर्थ एंड राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ फैक्टर्स सच एज एज, रेस, जेंडर, एथनिसिटी, कल्चर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। कि आपने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। आपने उनकी डाइवर्सिटी, जो जिन तरीक़ों से भी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। बेशक वो मेल है, बेशक वो फीमेल है, बेशक वो थर्ड जेंडर है, बेशक वो ट्रांसजेंडर है, आपने उनकी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हुए, बेशक वो हिंदू है, बेशक वो मुसलमान है, बेशक वो क्रिश्चियन है, जो भी है, अमीर है, गरीब है, जिस तरीके से भी अगर आपके पास आया है तो आपने इन चीज़ों को कभी भी अपने थेरेपी सेशंस का पार्ट नहीं बनने देना। दे शुड स्ट्राइव टू बी कल्चरली कॉम्पिटेंट एंड इंक्लूसिव इन देयर प्रैक्टिसेस, रिसर्च एंड एडवोकेसी एफर्ट्स। प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं। जब भी साइकोलॉजिस्ट एक थेरेपी को सेशन करता है तो उसके अंदर उसकी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि पता हो कि उसने कोई भी क्लाइंट है, उसके कोलीग्स हैं, कोई भी चीज़ है, उसने कैसे अपने प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखना है। साइकोलॉजिस्ट मस्ट एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज़ इन देयर प्रोफेशनल एंड रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, supervisors, colleagues and other parties. They should avoid dual relationship that may impair their objectivity, competence or judgment and seek to prevent conflicts of interest or exploitation. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी डुअल पर्सनैलिटी हो, आपकी डुअल रिलेशनशिप्स हों। अगर वो आपका क्लाइंट है तो वो आपका क्लाइंट ही है, जब तक आप उसके थेरेपीज़ और सेशंस परफॉर्म नहीं कर लेते। बेशक वो आपकी दोस्त है, कोलीग है, आप उसको किसी पार्टी में मिल रहे हैं, वो आपका कोई स्टूडेंट है, जब तक आपने उसके सेशंस करने हैं, वो आपके लिए सिर्फ आपका एक क्लाइंट है। आपने उसके साथ उन प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखना है। इससे क्लाइंट भी सुखी रहता है और साइकोलॉजिस्ट को भी किसी किस्म की परेशानी नहीं देखनी पड़ती। जब आप अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि मैंने 45 मिनट्स का सेशन देना है और उसमें हम लोगों की ये डिस्कशन होगी,
आफ्टर 45 मिनट्स जो मर्जी सिचुएशन है आपने उस सेशन को एंड कर देना है। ये नहीं है कि वो आपका दोस्त है तो आप उस सेशन को आगे ले जाएं। जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं आपने उन्हीं बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए अपनी सारी थेरेपी सेशंस को परफॉर्म करना है। अवॉइडिंग हार्म, psychologists must take precautions to avoid causing harm to clients, research participants, students, supervisors and others with whom they interact professionally। जब आप अपने सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हार्म को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आप किसी किस्म की कोई वॉयलेशन नहीं करेंगे तो आपको पता होगा कि आप एथिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और अगर आप इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो उससे क्लाइंट को आपको हार्म नहीं होगा। दिस इंक्लूड minimizing the risk of physical, emotional or psychological harm and addressing and foreseeable risk through appropriate assessment, intervention and supervision। कि आप कोई भी असेसमेंट कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो क्या है कि ये उस रिस्क को मिनिमाइज़ कर देते हैं जब आप एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस। साइकोलॉजिस्ट इंगेज इन रिसर्च मस्ट अडहेयर टू एथिकल प्रिंसिपल्स and guidelines for the protection of human participants, animal subjects and integrity of scientific inquiry। कि जो आपकी रिसर्च प्रैक्टिसेस हैं वो बेशक उसके ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं, बेशक कोई एनिमल है या एनी अदर कोई इंसेक्ट है, तो क्या करना है आपने उसकी भी एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आपने उस रिसर्च को परफॉर्म करना है। This includes obtaining informed consent, ensuring participant welfare, avoiding deceptive practices, and conducting research in a manner that respects the rights and dignity of all individuals involved। कि बेशक उसमें ह्यूमन्स हैं, बेशक उसमें एनिमल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, आपने क्या करना है कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट बहुत ज़रूरी है। आपने उनकी वेलफेयर को देखना है, आपने कोशिश करनी है कि आप डिसेप्टिव आपकी प्रैक्टिस ना हो, आप उनसे किसी भी किस्म का झूठ मत बोल रहे हो या आप उनको अपनी रिसर्च से ला इल्म ना रख रहे हो। एंड कंडक्टिंग रिसर्च इन अ मैनर, और आपने इस तरीके से आपने रिसर्च करनी है कि उसमें हर जो भी इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व है उसके राइट और डिग्निटी का ख्याल रखा जाए। Conclusion, these ethical standards are typically outlined in codes of ethics established by professional organizations। ये जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि वो पहले से लिखे जा चुके हैं। इसके अंदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हमारे पास APA है और VPS है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी है, एंड mean to guide psychologists in their professional conduct and decision making। Violations of these standards can result in disciplinary action by professional organizations or regulatory bodies। कि अगर इन एथिकल स्टैंडर्ड्स में कोई वायलेशन कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि एक साइकोलॉजिस्ट भी अपने एथिक्स को फॉलो करते हुए थेरेपीज़ दे और जो क्लाइंट है उसको उसका फ़ायदा हो रहा हो, ना कि उसको उसका हार्म हो। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये हमारे अपने लिए बेहतरी है। थैंक यू सो मच। ये था आज हम लोगों का लेक्चर। कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं लगेगा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।